Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 12, chapter number 2, 10th Computer Science. बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 1 मुकम्मल कर लिया है। चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं, सवाए क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और आपके लिए वो मैंने छोड़े हैं कि आप उन क्वेश्चंस को ख़ुद से करें, क्योंकि उनके सलूशन एक्सरसाइज के एंड पे दिए हुए हैं, वहाँ पे आपको सलूशन मिल जाएंगे। लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आपने पहले ख़ुद से कोशिश करनी है। अगर किसी चीज़ में कोई एम्बिग्विटी आए, कोई मसला हो, तो फिर आपने पीछे से उसका ऑब्जेक्टिव का सलूशन देखना है। और अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आपके आई हो, तो फिर आप मुतल्लिका टीचर से रब्ता करके तो आप अपने वो क्वेश्चंस एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं। बच्चों, आज हम बाकायदा प्रोग्रामिंग का आगाज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक सारे के सारे चैप्टर्स अब इसमें आप प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, कुछ इनके बारे में डिस्कस होगा। हमारे करिकुलम या हमारे सिलेबस में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कैसे हमने उस पर काम करना है, उसके बारे में आज तफसील से डिस्कस होगा। सबसे पहली बात तो ये कि हम देखते हैं कि प्रोग्राम से क्या मुराद है। बेटे, कंप्यूटर्स कुछ नहीं है सवाए सर्किट्स का एक ढेर है, या दूसरे लफ्ज़ों में सर्किट्स को मिला के एक मशीन बनाई हुई है जिसके पास ना अक्ल है, ना जज्बात है, ना दिमाग है, कुछ भी नहीं। जो कुछ भी ये करता है इंटेलिजेंट वर्क, हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बहुत सारे काम करता है। उसके पीछे एक इंसान का जहन होता है कि वो उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस पर अमल करके काम कर रहा होता है। चुनाचे कोई भी कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटेशनल डिवाइस उस वक्त तक कुछ भी नहीं कर सकता, ख़ुद ब खुद कुछ भी करने के काबिल नहीं है जब तक उसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम ना किया जाए, इंस्ट्रक्शंस ना दी जाए। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक जिस्म है, अगर उसमें रूह ना हो तो वो बेकार है। ऐसे ही हमारे पास हार्डवेयर है, एक मशीन है, अगर उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ना दी जाए तो फिर वो बेकार है, वो हमारे लिए कोई काम नहीं करेगा। तो प्रोग्राम क्या है? कंप्यूटर से कोई काम लेने के लिए उसे इंस्ट्रक्शंस का जो मजमुआ आप देते हैं, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। बेटे, आपको पता है कि जैसे हम लोग इंसान आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे को अपनी बात को कन्वे करने के लिए, एक दूसरे तक अपनी बात को, अपने जज्बात का इजहार करने के लिए, ख्यालात का इजहार करने के लिए हम कोई ना कोई लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, कोई जेस्चर्स शो करते हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर के साथ जब हमने कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए हमें एक ख़ास ज़ुबान की ज़रूरत पड़ेगी जिसे कंप्यूटर समझता हो, या अगर कंप्यूटर वो ज़ुबान नहीं समझता तो उसके लिए फिर हमें ज़ुबान का एक मुतरजम वो कंप्यूटर को साथ देना पड़ता है जो उस ज़ुबान को कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाता है और यूं कंप्यूटर हमारे काम करता है। तो वो लैंग्वेज जिसमें आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। अगर इसको हम डिफ़ाइन करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ऐसे सिंबल्स, वर्ड्स, करैक्टर्स जिनको किसी ख़ास अंदाज में इस्तेमाल करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जा सके और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर ले, वो सिंबल्स, करैक्टर्स, अल्फाज का मजमुआ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेटे दो किस्म की होती हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो देखें, प्रोग्राम के बाद यहाँ पे मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डिस्कस की।
और ये दो तरह की, एक हुई हाई लेवल, दूसरी लो लेवल। दो किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंसानी ज़ुबान के करीब तर होती हैं। इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, अलामात इस्तेमाल होती हैं, इंसान उनको बेहतर तौर पे समझ रहा होता है, लेकिन मशीन या कंप्यूटर उनको नहीं समझता। और मशीन को समझाने के लिए हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है कि बग़ैर ट्रांसलेटर के मशीन इसको या कंप्यूटर इसको समझ सकता है। अच्छा, अब देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे मैंने भी बताया कि उसको कंप्यूटर को समझाने के लिए, क्योंकि इसमें जो अल्फाज होंगे, जो टर्म्स इस्तेमाल होंगी, जो नोटेशंस यूज़ होंगी, या ये जॉर्गन्स है या फॉर्मुलेशन जो इसकी होगी ज़ुबान की, इन सब बातों का मतलब एक है, या इंस्ट्रक्शंस जिस अंदाज में दी जाएंगी वो इंसानी ज़ुबान के करीब होंगी। तो फिर कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। इसकी मिसाल ऐसे है कि सपोज़ पाकिस्तान से डेलीगेशन एक जाता है गवर्नमेंट का चाइना, तो उन्हें अब आपस में कम्युनिकेशन करनी है, मुख्तलिफ मुआहदे करने हैं, तो वो कैसे होगा? यहाँ के जो वज़ीर हैं इन्हें सिर्फ उर्दू में बात करनी आती है, वहाँ पे जो चाइनीज़ हैं उनके वज़ीर, उनको सिर्फ चाइनीज़ में बात करनी आती है। फिर कम्युनिकेशन कैसे होगी? वो अपने साथ तर्जुमान रखेंगे, इंटरप्रेटर जिन्हें कहते हैं वो रखेंगे, ट्रांसलेटर रखेंगे। तो ट्रांसलेटर क्या करेगा? ये जो बात करेंगे उर्दू में, इनकी बात को सुनेगा, समझेगा और उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ के बग़ैर मुद्दा जो बयान किया गया उस पर फ़र्क पड़े, एग्जैक्टली जो बात है वो कन्वे कर देगा चाइनीज़ में। अब चाइनीज़ ने जो बात की है वो बात सुनेगा और उसको वो कन्वर्ट कर देगा, तर्जमा कर देगा उर्दू में। इस तरह से कम्युनिकेशन होगी। लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बेसिकली यही काम करेगा कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शंस को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में चेंज करेगा। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या हुआ? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको इस्तेमाल करके आप किसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी गई प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो मशीन लैंग्वेज भी हो सकती है या मशीन लैंग्वेज से मिलती जुलती कोई दूसरी फॉर्म भी हो सकती है, लेकिन मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसलेटर यूज़ होगा वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाएगा। इसकी 3 किस्में होती हैं। पहली किस्म क्या है? कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर, तीसरा है असेंबलर। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। पहला लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंपाइलर होता है, दूसरी किस्म का इंटरप्रेटर, तीसरा असेंबलर होता है। कंपाइलर कैसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है? इसके काम करने का तरीकाकार क्या? कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स कोड को, जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा जाता है या इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, उसको सोर्स का कोड कहा जाता है। सोर्स कोड को वो पूरे का पूरा पढ़ता है। पूरे का पूरा पढ़ने के बाद फिर उसको वो ट्रांसलेट करता है। अगर उसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो उसको फिर एनालाइज करने के बाद, कोई मिस्टेक्स के लिए चेक करने के बाद, सारा कुछ जब उसका एनालिसिस कर लेता है तो फिर उसके बाद वो ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में या मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में या उससे मिलती जुलती शक्ल में कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है। और कन्वर्ट करने के बाद वो एक फ़ाइल बना के रखता है। वो फ़ाइल ऑब्जेक्ट फ़ाइल कहलाती है। उस फाइल में जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड होता है उसका हू बहू तर्जमा मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो चुका होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया वो कोड, वो सोर्स कोड कहलाता है। और ये जो ऑब्जेक्ट फ़ाइल में पड़ा हुआ होता है कोड, उसी का तर्जमा वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है और एक फ़ाइल बना के रखता है जिसको ऑब्जेक्ट फ़ाइल कहा जाता है। दूसरा इंटरप्रेटर, ये ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को
एक एक लाइन करके पढ़ता है, पढ़ने के बाद ट्रांसलेट करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर अगली लाइन पे जाता है और ये ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता। मसलन ये कि सबसे पहली प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन पढ़ी, उसको पढ़ने के बाद चेक किया क्या इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, तो अगर ठीक होगी तो फिर उसको ट्रांसलेट कर देगा मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, ठीक। उसके बाद फिर क्या करेगा कि उसको फिर एग्जीक्यूट भी करवा देगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर दोबारा अगली लाइन पे जाएगा, अगली लाइन को पढ़ेगा, उसको चेक करेगा कोई मिस्टेक तो नहीं है, अगर मिस्टेक नहीं है तो उसको ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट करने के बाद उसको फिर एग्जीक्यूट करेगा और फिर तीसरी लाइन पे आएगा। चुनाचे लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा, रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर अगली लाइन पे जाएगा। इस तरह से इंटरप्रेटर काम करता है और ये ऑब्जेक्ट फाइल बना के नहीं रखता। और असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ये मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज को भी लो लेवल लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है। ऐसी तमाम लैंग्वेजेस जिनका कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के साथ एब्स्ट्रैक्शन बहुत कम हो, ना होने के बराबर हो या कम हो, वो भी लो लेवल लैंग्वेजेस में शुमार की जाती हैं। चुनांचे मशीन लैंग्वेज तो लो लेवल लैंग्वेज हुई, असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज इसलिए हुई क्योंकि असेंबली लैंग्वेज को समझना और उसको तर्जमा करने के लिए कंप्यूटर को कम पसोपेश, कम तरद्दुद का सामना करना पड़ता है। इसका कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर से जो एब्स्ट्रैक्शन है वो बहुत कम है, इसी वजह से इसको लो लेवल लैंग्वेज में शुमार किया जाता है। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं। आज हमने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कस करनी है बेटे वो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये हमारे करिकुलम में जो लैंग्वेज है यही है जो हमने 10th क्लास में पढ़नी है, चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक। तो सबसे पहले देखें बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लफ्ज़ बेसिक कहाँ से निकला? ये जो लफ्ज़ बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन, कोड। चुनाचे बिगिनर्स का बी लिया गया, ऑल पर्पस का ए, सिंबॉलिक का एस, इंस्ट्रक्शन का आई और कोड का सी लिया गया तो लफ्ज़ बेसिक बना। तो यहाँ से बेसिक की इस्तिलाह वजूद में आई। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेटे एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको दो किस्म की आरा है इसके बारे में। बाज़ रिसोर्सेज में है कि 1963 में, आपकी बुक में शायद 63 लिखा हुआ और मुख्तलिफ जगह पे 64 भी है। तो 1964 में इसको डॉर्थमाउथ कॉलेज अमेरिका में काम करते हुए दो साहब थे, एक जॉन कैमिनी था नाम था, दूसरे का थॉमस कर्ट्स। क्या नाम थे? जॉन कैमिनी और दूसरा थॉमस कर्ट्स। ये दो साहब थे, इन्होंने डॉर्थमाउथ कॉलेज अमेरिका यूएसए में काम करते हुए 1964 और 63 की भी इस्तिलाह मिलती है कुछ रिसोर्सेज में और 64 भी मिलती है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी। उस दौर में बेटे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो बहुत पेचीदा थी और मुश्किल थी और तलबा को प्रोग्रामिंग के तस्वुरात समझाना बहुत मुश्किल थे। तो इन साहबान ने यह सोचा कि कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाए कि जिसको इस्तेमाल करते हुए तलबा को प्रोग्रामिंग के बुनियादी तस्वुरात को आसानी से समझाया जा सके,
एज एन इंस्ट्रक्शनल टूल यूज़ किया जा सके, तो फिर इन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई, उसका नाम रखा बेसिक। तो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बुनियादी तौर पे तलबा को प्रोग्रामिंग के बुनियादी तसव्वुरात सिखाने के लिए, और उस दौर में जो राइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि वो बहुत पेचीदा थी, तो उनकी लैंग्वेजेस की मुश्किलात को सामने रखते हुए कि तलबा को प्रोग्रामिंग के तसव्वुरात सिखाते हुए बड़ी मुश्किल होती है, तो एक सादा, आसान और जामे किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई। बेसिक एक बड़ी यूज़र फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। दूसरी बात ये कि इस पे काम करना, इसमें प्रोग्राम लिखना, इसको रन करना, प्रोग्राम्स को सेव करना, इसकी इन्वायरमेंट जब आप काम इसमें करते हैं तो बहुत ज़्यादा आसान, इसको समझना, तलबा को समझाना एक नहायत आसान काम है। इसी वजह से बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तरजीह दी जाती है कि सिखाया जाए। लेकिन अब चूँकि ये ऑब्सोलीट हो चुकी है, अगर आप जब काम करेंगे तो मुख्तलिफ सिस्टम्स में आपको देखेंगे कि इसे चलाते हुए इशू होगा, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस इसमें नहीं चलेंगे। लेकिन चूँकि एक राइज करिकुलम है, हमने भी वो चीज़ें पढ़ दी हैं जो उन्होंने कहा, तो इस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। अब मज़ीद इसमें देखें कि बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जब हमने काम करना है तो हम फिर क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे, कहाँ से वो चीज़ें लेंगे, कैसे काम करेंगे, इसके बारे में अब सवाल पैदा होता है। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, कई किस्म के। एक है GW बेसिक, दूसरा क्विक बेसिक, इसको QB भी कहें, Q बेसिक, टर्बो बेसिक, माइक्रोसॉफ्ट बेसिक, IBM की बेसिक A वगैरह। अच्छा बच्चे, अब ज़रा देखते हैं कि ये क्या है। GW बेसिक क्या है? GW बेसिक के बारे में अगर हम दुरुस्त तौर पे बात करें, ये बेसिक लैंग्वेज का डायलेक्ट है। डायलेक्ट से क्या मुराद? डायलेक्ट से मुराद ये है कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसमें से कोई अगर एक छोटी लैंग्वेज अखज़ की जाए, निकाली जाए, तो उस जो अखज़ शुदा लैंग्वेज होती है उसको हम कहते हैं डायलेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने GW बेसिक नाम की एक लैंग्वेज बनाई जो कि बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से अखज़ की गई थी, और फिर GW बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए उन्होंने एक इंटरप्रेटर बनाया, उसका नाम भी, इसका इंटरप्रेटर, उसका नाम भी GW बेसिक ही रखा। इंटरप्रेटर का नाम चेंज नहीं किया, उसका नाम भी GW बेसिक। चुनांचे GW बेसिक भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप रिसोर्सेज को देखें, इंटरनेट पे सर्च करें, तो ये लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी, और फिर ये डायलेक्ट है, ये लैंग्वेज अखज़ की गई है बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से। IBM ने बुनियादी तौर पे बेसिक लैंग्वेज में काम किया था, इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स थे। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने भी इस पे काम किया। तो मुख्तलिफ तरह से बेसिक आई भी है, रिसोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा तफसील है, उसमें नहीं पढ़ते। तो आप ये याद रखें कि GW बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज अखज़ की गई है, जो कि एक छोटी लैंग्वेज है बेसिक की निस्बत, और इस लैंग्वेज के लिए इंटरप्रेटर भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, वो GW बेसिक इंटरप्रेटर है। चुनांचे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम GW बेसिक इंटरप्रेटर यूज़ करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, GW बेसिक में GW किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है?
बेटे जी इसमें मुख्तलिफ आ रहा है, कोई एक बात नहीं। बाज़ लोग कहते हैं जनरल वर्क है, बाज़ कहते हैं ग्रे वुल्फ है, बाज़ लोग कहते हैं ग्रेक विटन है, बाज़ कहते हैं गेट्स विलियम्स है, बाज़ लोग कहते हैं गी विज है। तो हतमी बात रिसोर्सेज में नहीं मिलती। आपकी बुक में उन्होंने जनरल वर्क या ग्रे वुल्फ की टर्म इस्तेमाल की होगी और यही इसमें यूज़ हो सकती है। दूसरी बात, क्विक बेसिक, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने GW बेसिक का कंपाइलर बनाया। ये जो क्विक बेसिक है ये क्या है, ये कंपाइलर है बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसको QB भी कहा जाता है, ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया। तो क्विक बेसिक और GW बेसिक, इसको दोनों को यूज़ करेंगे। करिकुलम में हमारे सिलेबस में GW बेसिक शामिल है, इसलिए GW बेसिक पे ज़्यादा काम होगा। किसी जगह पे ना काम करे तो क्विक बेसिक इस्तेमाल होगी, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप GW बेसिक पे ही काम करें, तरीक़ाकार मैं आपको सारा समझा दूँगा, आप आराम से काम कर लें। उसके बाद Q बेसिक क्या है, ये देखें जी, Q बेसिक क्विक बेसिक का वर्जन 4.5, जो क्विक बेसिक माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन थी उसका वर्जन 4.5, उसमें से लिंकर की और कंपाइलर की खसूसियात को निकाल के Q बेसिक के नाम से इसमें इंटरप्रेटर बना दिया गया। तो ये बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए Q बेसिक एक इंटरप्रेटर है, क्विक बेसिक कंपाइलर है, GW बेसिक भी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए या GW बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इंटरप्रेटर। टर्बो बेसिक भी ये ऑब्सोलीट हो चुकी भी, ये भी एक आपको ट्रांसलेटर में यसर। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट बेसिक और बेसिक ए, ये बेसिक एडवांस्ड, ये शामिल है। बच्चों, इस लेक्चर का प्रैक्टिकल सेक्शन मैंने अलग से उसको रिकॉर्ड किया। अब चैप्टर नंबर 2 से ऑनवर्ड हमें प्रैक्टिकल्स भी करने हैं और उसमें चूँकि आपने प्रोग्रामिंग करनी है और जब तक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ना हो उस वक्त तक आपको समझ में नहीं आएगा कि काम कैसे करना। तो जो प्रैक्टिकल सेक्शन की वीडियो आप देखेंगे, इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ जाएगा या थंबनेल में वो आप लिंक डाल देंगे। जब इस लेक्चर 12 का आप प्रैक्टिकल सेक्शन देखेंगे, प्रैक्टिकल 1 के नाम से या जो भी प्रैक्टिकल सेक्शन होगा, तो उसमें मैं आपको बिल्कुल तफसील से बताऊंगा कि आपने GW बेसिक कहाँ से हासिल करनी है, कैसे इंस्टॉल करनी है, कैसे उस पर काम करना है। आज के लेक्चर में उसमें प्रैक्टिकल सेक्शन में तफसील से इस चीज़ का जिक्र होगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर वाज़ेह हो गया होगा। बाकी अब मुलाकात होती है प्रैक्टिकल सेक्शन में, तो बकिया बातें उसमें होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।